हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अभिनव डिजिटल क्लासेज। इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और आज हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, और एक वीडियो में ही इस पूरे प्रकाश के परावर्तन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और यह एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको बारीकी से इत्मीनान से कॉपी कलम लेकर पढ़िएगा। एक बार अगर इसको पूरे ध्यान से पढ़ लेंगे तो इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में जो आते हैं वो बन जाएंगे, और कॉन्सेप्ट इतना सरल तरीका से आसानी से आराम आराम से पढ़ाएंगे कि एक बार देखने के बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहां पे हमने थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर दिया है। पॉइंट वाइज कर दिया है इसका मतलब है कि इसमें हम जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका हमने नाम मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहां पे नाम हमने मेंशन कर दिया है। जैसे पढ़ना है प्रकाश के बारे में, भाई प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं वो क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है, समतल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, फिर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक ना, गोलीय दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण। चिन्ह परिपाटी है, गोलीय दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी लगाते हैं वो पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धन। यहां पे लास्ट में हम चर्चा करेंगे कौन से ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए है प्रकाश के परावर्तन से, ठीक ना, जिससे कि हमेशा ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय या दीर्घ प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है एनर्जी है। अभी इस एनर्जी के माध्यम से क्या होता है, जो हमारी आंखें हैं इस संसार में मौजूद जितने भी वस्तु है उसको देखने में सक्षम होती है, संवेदनशील होती है। यानी अगर हम प्रकाश को हटा देते हैं तो हमारी आंखें जो रंग बिरंगा दुनिया है, संसार है, उसको नहीं देख पाएगी। यानी हमारी आंखें जो कार्य करती है प्रकाश की उपस्थिति में करती है। ठीक है, और ये प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा है। याद करेंगे प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। चलिए जैसे देखिए कोई वस्तु दिखाई कब देती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे आती है। यानी कोई भी वस्तु दिखाई कब देगी, जब प्रकाश कोई होगा उस वस्तु पे जाएगा और टकराकर जब हमारी आंखों पर आएगा तो हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो वस्तु को देखने के लिए कंडीशन है कि पहले क्या होना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए जिस पे प्रकाश आपतित होगी और वो प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पे आएगी, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। कभी कभी आपने खेल जब खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, या कुछ वस्तु जब आपके आसपास भूल जाती है तो हम उसको नजदीक में ढूंढने का प्रयास करते हैं। ढूंढते हैं तो हमको कब तक नहीं दिखाई देती है, जब तक कि टकरा कर लौटने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। तब तक वस्तु हमारी आंखों से ओझल होती है, दिखाई नहीं देती। जैसे ही प्रकाश उस वस्तु पे जो आपतित हुई है टकरा कर हमारी आंखों पर आता है तो वस्तु हमको दिख जाती है। ठीक है, देखिए प्रकाश के कारण ही हम रंग बिरंगा दुनिया को देख पाते हैं। प्रकाश की जो घटनाएं होती है उसका अनुभव कर पाते हैं। देखिए सूर्य से प्रकाश आया, गुलाब पर गया और गुलाब से लौटकर हमारी आंखों पर आया तो हम गुलाब को देख पाते हैं। तो ये कंडीशन होता है वस्तु को देखने के। ठीक है, अब देखिए दुनिया की सुंदरता को देखने और समझने की हमारी जो क्षमता होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यह बहुत अधिक निर्भर करते हैं। जी बिल्कुल सही, हमारी आंखें सही रहेगा तो ही देख पाएंगे, लेकिन प्रकाश अगर नहीं रहेगा, हमारी कितना भी आंख सही रहेगा तो हम रंग बिरंगा जो दुनिया है उसको नहीं देख पाएंगे। और एक और चीज है, एक और क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो भाई सूर्य है। सूर्य
सूर्य से अच्छा स्रोत कोई नहीं है। सूर्य जब उदय होता है तो हमारी पृथ्वी क्या होती है, प्रकाशमय हो जाती है, ठीक ना। तो सूर्य है। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश की विशेषता एवं व्यवहार। प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधा रेखा में ट्रेवल करता है। प्रकाश हमेशा कैसा करता है, सीधा रेखा में। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ, देखिएगा ऑब्जेक्टिव। तो प्रकाश जो है वो सीधा रेखा में गमन करता है, मुड़ कर चलता है, कैसा चलता है, तो उसका नेचर है वो यात्रा करना किसका, बताइए। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने अलग अलग समय प्रकाश के जो नेचर है, गुण है, उसको अलग अलग बताया। कुछ लोगों ने इनको तरंग माना और कुछ लोगों ने कण सिद्धांत, ठीक ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत क्या होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसको विद्युत चुंबकीय तरंग माना। क्या माना, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, चुंबकीय तरंग होती है जो बिना किसी भौतिक माध्यम के फैल सकती है। यानी इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। यानी निर्वात में भी चल सकता है, याद रखिएगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होने का मतलब है इसको चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। और एक और चीज हमको याद रखना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो सर्वोत्तम होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। तो यहां से हमको मिल गया 2 पॉइंट हमको याद करना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की जो होती है चाल होती है, कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे है, इसको हमको याद रखना है। तो एक बार बताइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होगी, तो निर्वात में। अब पूछा जाएगा कितना होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा यहां पे गलत है, ये पावर होगा 8, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए दृश्यमान प्रकाश की तरंग बहुत छोटी होती है। जी बिल्कुल, दृश्यमान जो प्रकाश होती है उसकी तरंग क्या होती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। सॉरी 7000, मान लीजिए 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच जो होती है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है, जिसको हम देख पाते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत प्रकार की होती है, उसमें भी यह कौन सी है, तो दृश्य प्रकार। तो दृश्य प्रकाश जो है वो क्या है, तो वो जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा उसको हम लोग दृश्य प्रकाश मानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कण प्रकृति। देखिए कण प्रकृति या कण सिद्धांत क्या होता है। कुछ जो वैज्ञानिकों ने प्रकाश को तरंग ना मान के कण माना, और कण माना क्या कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उस कण का नाम दिया फोटोन, उस कण का नाम दिया फोटोन। और इस फोटोन के पास जो ऊर्जा होती है h, इसको न्यू पढ़ते हैं, और यही ऊर्जा लेकर क्या करता है, प्रकाश ट्रेवल करता है, गति करता है, ठीक ना। जो उच्च गति से सीधी रेखा में गति करता है, और सीधी रेखा में क्या करता है, ये कण गति करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। इतना ऊर्जा होती है, एक फोटोन के पास इतनी जो होती है ऊर्जा होती है। और देखिए जब हम मान लेते हैं कि भाई तरंग सिद्धांत है, सॉरी कण सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और छाया इत्यादि घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। देखिए कहने का अर्थ है जो कण नेचर होगा उसके कारण कुछ घटनाएं समझ में आएगी, तरंग नेचर होगा उसके कारण कुछ घटनाएं समझ में आएगी, और कुछ ऐसे भी घटनाएं हैं जब तक हम कण और तरंग दोनों तरह के नेचर को बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि तरंग और कण दोनों का मिला जुला रूप होता है, संयोजन रूप होता है, ठीक ना। और इस आधार पे कुछ जो घटनाएं होती है, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, यह तरंग सिद्धांत द्वारा जब समझाया जाता है, कण सिद्धांत द्वारा परावर्तन अपवर्तन को बेहतर ढंग से समझाया जाता है। तो कहने का मतलब है कुछ जो घटनाएं हैं प्रकाश के तरंग नेचर के कारण क्या होती है, एक्सप्लेन होती है, और कुछ जो है
कौन नेचर के कारण एक्सप्लेन होती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई ये प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश कैसे प्रकृति को दर्शाता है? दोहरी प्रकृति। दोहरी इन सेंस है, दोहरी का मतलब है कि तरंग भी दर्शाएगा, ठीक ना, साथ साथ कोण भी दर्शाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, यानी दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। बात समझ में गया? इतना चीज हमको याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, अब यहाँ कुछ वस्तुओं के बारे में देखते हैं जिसको कहते हैं दीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? दीप्त। दीप्त का मतलब है यहाँ सेंस है कि जिसमें अपना प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाश का निर्माण करके चारों ओर फैलाता हो, उसे हम दीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के अंदर प्रकाश का निर्माण होता है और ये चारों तरफ अपने प्रकाश को फैलाता है, इसका खुद का अपना प्रकाश होता है, तो इसको कहेंगे दीप्त वस्तुएं। उसी तरह हम तारे की बात करें तो तारा का भी अपना प्रकाश होता है और ये चारों तरफ ब्रह्मांड में अपनी किरणों को, अपने प्रकाश को फैलाता है। उसी तरह मोमबत्ती को हम जब जला देते हैं तो मोमबत्ती का ये अपना प्रकाश है जो चारों तरफ घरों में क्या करता है? फैलाता है। यानी दीप्त वैसी वस्तुएं होती है जिनको जलने के बाद यानी खुद अपना प्रकाश क्या करती है? उत्पन्न करती है, उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। बात समझ में गया? जिनका अपना प्रकाश होगा उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे दिया है सूर्य, तारा, जलती मोमबत्ती, प्रकाश बल्ब, जुगनू। जुगनू देखे होंगे आप, इसको हम लोग भगजोगनी भी कहते हैं भोजपुरी में, भगजोगनी, याद रखिएगा। तो ये सारी जो वस्तुएं होती है उसको दीप्त कहते हैं। अब देखिए दूसरी, इसके जस्ट उल्टा, जिनका स्वयं का प्रकाश न हो वो दूसरे की सहायता से समझते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी चमकती है। उसी तरह टेबल जो है, सूर्य का प्रकाश, आसपास का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश जब तक नहीं पड़ेगा टेबल दिखाई नहीं देगा। पत्थर वही चीज है, यानी बहुत ऐसी चीजें होती है जो दूसरे की प्रकाश के कारण क्या होती है? चमकती है, दिखाई देती है, उसको हम लोग अदीप्त पिंड कहते हैं। और जिसका स्वयं का अपना प्रकाश होता है उसको हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छोटा छोटा चीज है, इसको समझते चलिएगा। पारदर्शी क्या होते हैं? पारदर्शी देखिए अब क्या होगा, कुछ ऐसी वस्तु होगी जिनसे प्रकाश पूरी तरह से पार कर जाएगा, यानी कुछ वस्तु से बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा, तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं क्या? पारदर्शी। जैसे में कांच होता है, ठीक ना, कांच से प्रकाश निकल सकता है, पानी से प्रकाश निकल सकता है, ठीक है, फिर किसे निर्वात में भी जा सकता है प्रकाश, हवा में भी जा सकता है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये क्या होती है? पारदर्शी कही जाती है ना, यानी जिनसे होकर जिन वस्तुओं से प्रकाश गमन कर सके, आर पार कर सके, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जस्ट उसके उल्टा है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु जैसे मान लीजिए दीवार है तो प्रकाश यहां से टकरा के भले इधर लौट आएगा, पार नहीं करेगा, इधर लौट आएगा, इधर आया टकराया इधर लौट गया, तो आएगा टकराएगा लौट जाएगा, पार नहीं करेगा वस्तु को, तो ये कहते हैं अपारदर्शी। इसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जैसे में लकड़ी है, धातु है, दीवार है, पत्थर है, इत्यादि जो बहुत सारी चीजें होती है जिस पे वस्तु का प्रकाश आएगा, टकराएगा, लेकिन पार नहीं करेगा, पुनः वापस चला जाएगा, तो उस वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी। अगला होता है पारभासी। पारभासी का सेंस है कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसमें से मान लीजिए 10 गो प्रकाश या 5 गो प्रकाश की किरण आई, उसमें से 1 गो 2 गो बाहर निकल जाती है, यानी आंशिक रूप से प्रकाश की जो किरण होती है वो पार कर पाती है, पूरी तरह से पार नहीं कर पाती है वस्तु को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, ठीक ना, पारभासी कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर याद रखेंगे, घिसा हुआ कांच, कांच मतलब शीशा जो होता है उसको रगड़ देंगे तो उसको कहते हैं घिसा हुआ कांच। या तेल लगा हुआ क्या कहते हैं? कागज। तेल लगा देंगे कागज से तो आर पार कुछ दिखाई देता है। कुछ प्लास्टिक होते हैं, यानी रंगीन जो प्लास्टिक होंगे उससे कम जो मात्रा में प्रकाश जो है बाहर निकल पाता है, पूरी तरह से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको कहते हैं पारभासी। तो आशा करते हैं ये भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, इतना तो लेंदी नहीं है, बहुत आसान है इस चीज को समझना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, किरण थोड़ा समझ लेते हैं। किरण छूट गया है, किरण क्या होता है देखिए, इसको हम थोड़ा सा पहले लेके देखते हैं। थोड़ा सा किरण इसमें छूट गया है, अब हम किरण यहां से समझा देते हैं आपको। देखिए किरण क्या होता है, ध्यान से सुनिए।
प्रकाश का जो गमन पथ होता है, प्रकाश का गमन जो पथ होता है, यानी जिस रास्ते से प्रकाश चलती है उसको हम लोग किरण कहते हैं। और किरण को हमेशा तीर द्वारा, एरो द्वारा, सीधा तीर द्वारा दर्शाया जाता है। यानी प्रकाश को जो चलने की रास्ता होती है उसको हम किरण कहते हैं, और किरण को हम एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद कर लीजिए किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ को हम लोग किरण कहते हैं, ठीक ना, किरण कहते हैं। अब देखिए किरण कहते हैं, और हमेशा किरण को तीर द्वारा दर्शाया जाता है, तीर के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब दूसरा होता है किरण पुंज, किरण पुंज। अब कहीं कहीं इसको प्रकाश पुंज भी देता है, प्रकाश पुंज। अब देखिए किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है, तो जब एक से ज्यादा किरणें समूह में चलने लगेगी, एक से ज्यादा किरणें समूह में चलने लगेगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। समझ में आ गया? यानी जब एक से ज्यादा किरणें समूह बना के चलेगी तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को हमको पढ़ना है, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार। औपसारी किरण पुंज, एक बिंदु से जब किरणें चारों तरफ निकलती है, एक बिंदु से किरणें चारों तरफ जब बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से निकल के बाहर फैलती है उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज क्या होती है, जब किरणें आपस में समानांतर चलती है, जैसे ये समानांतर चल रही है किरणें, तो इसको हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। अभिसारी क्या होगी, तो अभिसारी किरण पुंज होता है कि चारों ओर से किरणें एक बिंदु पर आए, चारों ओर से किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, जैसे कि ये दर्शाया गया है। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो चारों ओर से एक बिंदु पर इकट्ठा होगा उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चारों ओर से एक बिंदु पे आएगा तो अभिसारी, एक बिंदु से चारों तरफ फैलेगा अपसारी। समानांतर, तो समानांतर में खुदे परिभाषा है कि जब किरणें एक दूसरे के समानांतर चलेगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आज हमको जो मेन टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन इस लेसन का यही होता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके दोनों नियम को लिखे। ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। तो देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो यह प्रकाश का परिवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु, इसको रंग दिए अपारदर्शी वस्तु की सतह से टकराती है और टकरा के क्या होती है, लौट जाती है। ऐसे आएगी किरण, सतह से टकराई और ऐसे लौट गई, तो आग के टकरा के लौटने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वापस लौट जाने की क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश की तरंग सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे आएगी, अपारदर्शी वस्तु पे आएगी, तो वहां टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे यहां से ये देखिए अपारदर्शी वस्तु आ गई, यहां से किरण आके टकरा के इधर लौट गई, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कारण ही छोटा बच्चा है इस दर्पण में अपना क्या देख रहा है, प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण में क्या देख रहा है, प्रतिबिंब। यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण हम लोग का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, या किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है दर्पण के द्वारा। ठीक ना, तो ये बच्चा अपना तस्वीर देख के हंस रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं नियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, उबड़ खाबड़ नहीं, चिकनी सतह से परावर्तित होती है तो उसको कहते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। यानी जब 2 किरणें आपतित हो रही है, ठीक है, और दोनों समानांतर आ रही है। देखिएगा थोड़ा सा फिगर हम बनाते हैं बढ़िया से, देखिएगा ध्यान से। कई गो किरणों का समूह आया है, इसे मान लीजिए 3 गो आया है, तो आने वाली किरण ये आपतित किरण कही जाती है। ठीक, अब टकरा के ऐसे लौटेगा, टकरा के ये क्या होगा, लौटेगा। तो ध्यान से देखिए
आपतित किरण आई है समानांतर और टकरा के लौटी भी है क्या, समानांतर। तो उस प्रकाश के परावर्तन को कहेंगे नियमित परावर्तन। यह कब होता है, जब ये दर्पण जो है चिकना हो, समतल हो, बरोबर हो, यानी चिकना होगा, चिकना सतह होगा। जब चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसको कहते हैं नियमित। इसमें क्या याद रखना है कि अगर आपतित किरण समानांतर आ रही है तो लौटने वाली किरण भी समानांतर होगी। देखिए जैसे ये दोनों किरण, देखिए ये दोनों किरण आ रही है, ठीक है, और यहां से ऐसे लौट रही है, तो ये समानांतर है। आपतित किरण भी परावर्तित किरण भी क्या है, समानांतर। तो ऐसा होता है नियमित परावर्तन में। अब देखिए अगला जो है अनियमित परावर्तन, जिसको विसरित परावर्तन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें सतह जो होगा उबड़ खाबड़ होगा, सतह जो है उबड़ खाबड़ है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो है आपतित किरण समानांतर आई है, लेकिन ये एक किरण है और ये एक किरण है परावर्तित किरण, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है, यानी परावर्तन जो हुआ है समानांतर नहीं हुआ है। देखिए हाई किरण आपतित किरण है, दोनों समानांतर आई ना, तो लौटना चाहिए ऐसे, लेकिन कोई इधर भाग गई, कोई ऐसे भाग गई, तो समानांतर तो नहीं गई। तो जब परावर्तित आपतित किरणें समानांतर आती है किसी सतह पे और परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती है, एक दूसरे को काट देगी, एक दूसरे से बहुत दूर चली जाएगी, तो उसको कहते हैं अनियमित। और यह कैसे सतह के कारण होगा, रफ जो सतह रहेगा, उबड़ खाबड़, जिसको कहते हैं उबड़ खाबड़, स्मूथ नहीं रहेगा, तो उसके कारण जो होता है वो विसरित परावर्तन होता है। देखिए नियमित और नियमित में दो अंतर है। जब नियमित परावर्तन होगा ना, नियमित, तो साफ सुथरा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा साफ दिखाई देगा। लेकिन अनियमित या विसरित परावर्तन होगा तो धुंधला प्रतिबिंब बनता है, धुंधला प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे एक चीज हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब शांत पानी रहेगा, क्या रहेगा, शांत पानी, तो हम चेहरा को स्पष्ट रूप से अपना देख पाते हैं, ठीक है। चेहरा को क्या होगा, स्पष्ट रूप से पानी में देख पाएंगे। तालाब है, मान लीजिए तालाब है और जल शांत है, तो हम अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा बन जाता है इसमें। लेकिन अगर इसमें कोई का किया, पत्थर मान दिया तो लहर बन गया। अब यहां देखेंगे तो प्रतिबिंब धुंधला बनेगा और चलता हुआ बनता है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, इसके कण विचलित हो गए, तो सतह चिकना नहीं रहा। तो जब चिकना नहीं रहा तो यहां विसरित परावर्तन होगा। तो जब भी विसरित परावर्तन होता है तो धुंधला प्रतिबिंब बनता है, और नियमित परावर्तन होता है तो क्या बनता है, साफ प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आशा करते हैं दोनों समझ में आ गया होगा। देखिए आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण। सबसे पहले इसको समझिएगा। देखिए हमने एक दर्पण ले लिया, ठीक है, इसका एक भाग कलई कर दिया है, एक भाग क्या किया है, कलई कर दिया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कलर चेंज करके बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो किरण है, ये जो किरणें आ रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण। यानी जो सतह पे आती है किरण, जो परावर्तक सतह पे किरण आएगी, उसको कहते हैं आपतित किरण। तो देखिए प्रकाश की किरणें आने वाली किरण को, सतह पे जो किरण आ रही है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब थोड़ा कलर चेंज करके बना देते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। अब देखिए यहां से क्या हुई, टकरा कर लौट रही किरण है, ये सारी व्हाइट वाली, ओह येलो बन गई है, ये व्हाइट वाली किरण जो है ये लौट रही है, और येलो वाली जो है लौट रही है। तो जो लौटती हुई किरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित, और दर्पण से टकराकर जो लौट रही है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अभिलंब क्या कहलाता है, तो ध्यान से देखिएगा इस बिंदु को, इस बिंदु पे जहां आपतित किरण परावर्तित किरण है, उस बिंदु को देखिएगा ध्यान से। तो अब इस बिंदु पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां से इस बिंदु पे सतह से 90 डिग्री का कोण, हाई से ऊपर से ये लंब डाल रहे हैं। क्योंकि ये लंब डाल रहे हैं तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, ये किरण हमारा अभिलंब कहलाएगा। ये किरण क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक दूसरा बना लेते हैं समझाने के लिए। एक किरण
किरण ज्यादा हो गया इसीलिए थोड़ा हमको डाउट हो जाएगा आपको भी। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं, इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। याद हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, परावर्तन के नियम है। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला का है प्रकाश का परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देखिए ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ये किरण आपतित किरण है जो दर्पण पे आ रही है, यहां पे लिखा गया है आपतित किरण है। ये कैसी किरण है, आपतित किरण है, ठीक ना। ये हमारी आपतित किरण है, ठीक। और ये हमारी परावर्तित किरण है, और डॉट डॉट ये लाइन जो बनाया गया है अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे है यहां, और इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु। तो पहला नियम यही कहेगा कि जब प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होगा तो होता क्या है कि तीनों एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा बात का याद रखना है, प्रकाश का दूसरा जो नियम होता है परावर्तन का, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यहां पे जो आई है और यहां पे जो आर बना है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, बराबर, याद रखिएगा, हमेशा जो होते हैं बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक बिंदु पर होगा, इसको पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये चीज होता है। अगला चीज क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब, ध्यान से समझिएगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब प्रकाश की परावर्तित किरणें, ध्यान सुनिएगा, किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से सुनना बात को हमारी जो बता रहे हैं। जब प्रकाश की परावर्तित किरण मतलब कहीं से आई, टकराई और टकरा के जो लौटने वाली किरण है, तो लौटने वाली किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे से काट करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक ना, जिस बिंदु पे, या काटती हुई प्रतीत होगा, काटेगा नहीं लेकिन लगेगा इस बिंदु पे काट सकता है, तो उसी जगह पे वस्तु का जो है डुप्लीकेट बन जाता है। तो जो डुप्लीकेट बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। तो जहां किरणें एक दूसरे को रियल में क्रॉस करती है तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जैसे देखिए यहां से किरण आई है और यहां से टकराने के बाद इस बिंदु पर मिल गई है तो ये वास्तविक होगा। और देखिए यहां से टकरा के लौट गई, यहां से भी टकरा के लौट गई, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा जा रही है तो कहीं मिलेगा नहीं, तो उसको पीछे डॉट लाइन द्वारा मिलाया गया है। तो जब बरियाई मिलाएंगे तो उसको कहते हैं आभासी किरण, आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यह वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो लिख देंगे वास्तविक कटान से बनने वाला, वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी कटान से, आभासी कटान से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पूछता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, पहला। ये वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, एक अंतर हुआ, इसको याद रखिएगा, काहे कि पूछा जाता है, काल्पनिक और वास्तविक वाला पूछा जाता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक जो प्रतिबिंब, सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हमेशा इस दर्पण से सामने बनेगा, दर्पण के
सामने, वास्तविक वाला, और ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्यों याद रखना है? क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देता है हमेशा, ठीक ना। एक और याद रखिएगा, अगर आवर्धन पढ़ेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है दर्पण में प्लस में होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो माइनस में होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है माइनस में होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस में होता है। ये दर्पण के लिए लागू हो रहा है। तो इतना चीज आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, ये हमने मान लिया दर्पण है, ये हमने क्या मान लिया? दर्पण है। अब क्या हुआ, यहां पे जैसा कि दिखाया गया है, कोई वस्तु हम अलग से ले लेते हैं। यहां पे कोई वस्तु ले लिए, ठीक है, दर्पण से x दूरी पर ले लिए, तो होगा क्या, यहां से एक परावर्तित किरण निकले, आपतित किरण निकलेगी, दर्पण के सतह पे टकराएगी, और टकरा के क्या हो जाएगी, वापस पुनः इधर इसी पथ पे आ जाएगी। फिर क्या है कि एक इसके सतह पे आई, जो इसका सबसे लास्ट बिंदु है, छोर, तो कोण बना के आई, मान लीजिए थीटा, तो यहीं से लौट जाएगी थीटा कोण बना के, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए। तो देखिए, ये तो इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो दोनों के बीच दूरी बढ़ेगा तो कभी कटेगा नहीं, तो इसको हम पीछे खींचते हैं। तो जब पीछे खींचेंगे तो डॉट लाइन द्वारा, और जहां कट करेगा, यहां पे लग रहा है कि यहीं पे कट करेगा, तो यहीं पे वस्तु का डुप्लीकेट बन जाएगा। क्योंकि डॉट लाइन से कट किया है तो हमको प्रतिबिंब भी डॉट लाइन से दर्शाना पड़ेगा, और x दूरी पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। अभी अभी पढ़ा है कि काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा, सीधा बनेगा। और क्या पढ़ा है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। याद रखना है, जो वस्तु की हाइट होगी उतना ही हाइट का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज होता है इसमें समतल दर्पण में। अब देखते हैं कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है उसका गुण क्या है। पहला तो आभासी, छवि मतलब प्रतिबिंब, यानी पहला तो आभासी बनेगा, आभासी यानी काल्पनिक, और काल्पनिक बनेगा साथ साथ सीधा बनेगा, वास्तविक नहीं होगा, सीधा बनेगा। दूरी और आकार, यानी जितना दर्पण से दूर रहेगा उतना दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की जितनी हाइट होगी उतने प्रतिबिंब का हाइट होगा। पार्श्व परिवर्तन, हाँ इसको समझना है, दाएं वाला बाएं दिखता है, बाएं वाला दाएं दिखता है। यानी जब कोई वस्तु के सामने का हम खड़े होंगे, अगर हम दाएं कान पकड़ेंगे तो जो इमेज बना होगा दर्पण में वो बाएं कान पकड़ेगा। तो हमेशा दायां वाला पक्ष बाएं बनता है और बायां वाला पक्ष जो है दाएं बनता है। इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक ना। तो सीधी तो बताइए दिए, आभासी बनेगा तो सीधा बनाएगा। देखिए, ये जितना दूर है वस्तु से प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे बना है, जितना हाइट का है उतने हाइट का बनेगा। पार्श्व परिवर्तन, दायां वाला बाएं दिख रहा है, बाएं वाला दाएं दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, एक विचलन कोण होता है। तो ये विचलन कोण जान लेना है क्या होता है। तो विचलन कोण क्या होता है, देखिए बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये दर्पण है, ये हमारी दर्पण हो गई, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक ना। तो आपतित किरण, अगर ये दर्पण नहीं होता तब आपतित किरण ऐसे चल जाती, आपतित किरण ऐसे चल जाती है, परावर्तित किरण। तो इनके बीच एगो झुकाव बन गया, ये जो बाहर निकल रहा है किरण और ये परावर्तित किरण, इसके बीच झुकाव हुआ है, इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। यही हमारा विचलन
विचलन कोण है। इसको हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो कैसे निकलेगा? हई रेखा जो होती है यहां से यहां 180 डिग्री का होती, तो 180 डिग्री में से इसका वैल्यू क्या होता? आई और आर, ये दोनों आपस में बराबर है, या तो 2i घटा दीजिए या तो 180 में से 2r घटा दीजिए, तो ये जो वैल्यू निकलेगा ये विचलन कोण होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज है पढ़ना, बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो दर्पण है, दो दर्पण है, उसके बीच कोण बना है, कितना कोण? थीटा। और जो इसका समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, इस बिंदु पे अगर कोई वस्तु रख देंगे इस बिंदु पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा एन का वैल्यू थीटा बटा में 360, 360 बटा में थीटा -1, ये प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। कब? जब समद्विभाजक होगा तब। तो यही चीज है, इसी चीज को यहां पे लिखा गया है, घटा देंगे। अगर समद्विभाजक नहीं होगा तो 360 बटा में थीटा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसी आधार पे बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है। देखिएगा ध्यान से, दो क्या है? समतल दर्पण, उसके बीच में वस्तु रख गई है। तो समतल दर्पण जब रखा गया है तो इसका वैल्यू कितना होगा? समतल दर्पण है तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? तो 180 डिग्री होगा। समानांतर, समानांतर होगा तो 0 डिग्री होगा ना, तो 180 डिग्री प्रति समानांतर होता तब हम रखते कितना? 180 डिग्री। ये समानांतर है, तो जब समानांतर है तो थीटा का मान 0, तो रखेंगे 360 बटा में 0 डिग्री -1। तो किसी भी संख्या में अगर 360 में 0 से या किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो अनंत होता है। ठीक है, तो यानी जब कोई दो दर्पण समतल दर्पण समानांतर रख देते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, याद क्या रखना है? दो समतल दर्पण, समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु रखे, अगर कोई वस्तु रहे या रखा जाए, रखें, जब दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो, समानांतर हो, ठीक ना, के समानांतर हो, तो होता क्या है? जब दोनों दर्पण एक दूसरे के समानांतर होगा तो जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब अनंत बनता है। तो प्रतिबिंब की जो संख्या होती है अनंत होती है। ठीक है, जब हम नाई उई के दुकान पे बाल बनवाने जाते हैं और दो दर्पण ऐसे सामने सामने रखा है, यहां बैठ जाते हैं, तो इसके आईना और इसका आईना जब समान होगा, दूरी माने समानांतर होगा, तो बहुत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज हमने देखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या पढ़ने? गोलीय दर्पण, गोलाकार नहीं है, गोलीय दर्पण, जहां भी होगा उसको सुधार लेना है अपने। गोलीय दर्पण है, हम लोग पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह वक्र हो, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र होगा उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक ना, देखिए चम्मच है ना, तो चम्मच जब लेंगे तो अंदर वाला जो भाग होगा वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अवतल। अब बाहर वाला होता है उठा हुआ, तो उठा हुआ दर्पण रहेगा परावर्तक सतह, तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अंदर धंसा हुआ भाग रहेगा उसको कहते हैं अवतल दर्पण। याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज है। और इसमें क्वेश्चन दे देता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। ध्यान से सुनिएगा, यहां भी क्वेश्चन देता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो पहला चीज लिखिएगा, परावर्तक जो सतह होता है, परावर्तक सतह किसका? अवतल का, धंसा रहेगा। परावर्तक सतह क्या रहेगा? धंसा हुआ। इसमें परावर्तक सतह उठा हुआ, परावर्तक
सतह जो होगा उठा हुआ, ठीक है। और देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी वो माइनस में होगा, दूरी एफ का मान जो होता है माइनस में, इसमें उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी जो होती है प्लस में, ठीक ना, प्लस, माइनस नहीं, प्लस में, पॉजिटिव होता है। अब तीसरा देखेंगे, इसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, और इसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, सॉरी गलत हो गए, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक। और एक और चीज है, इसको थोड़ा सा हाँ, एक और चीज है, बहुत शानदार चीज है, उसको ध्यान लीजिए। क्या है? चौथा चीज जानना है कि इसमें ना आकार जो वस्तु का होगा, प्रतिबिंब का आकार, वो छोटा भी बन सकता है वस्तु से, बराबर भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, तीनों बनता है, छोटा, बड़ा और बराबर प्रतिबिंब का आकार। लेकिन इसमें जो बनेगा ना, हमेशा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अगला का है कि इसमें प्रतिबिंब जब भी बनेगा अवतल दर्पण में, तो सामने भी बन सकता है, दर्पण के सामने भी और दर्पण के पीछे भी, दर्पण के पीछे, सामने और पीछे दोनों बनेगा। इसमें जब भी बनेगा हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखेंगे। यानी फिर से अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में। हमेशा जो बनेगा जरूरी नहीं है, इसमें अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक दोनों तरह का बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा। इसमें प्रतिबिंब जो होगा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसमें हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। इसमें जो अवतल दर्पण है उसमें दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है और पीछे में, लेकिन हमेशा जो होता है दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? पीछे बनता है। तो ये सारा अंतर होता है, इसको याद रखिएगा। हाँ, और देखिए गोलीय दर्पण चूंकि पढ़ रहे थे, अवतल उत्तल गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के कुछ जो है पॉइंट होते हैं। पॉइंट क्या होता है? एक को परिभाषा है, वक्रता केंद्र। तो जब भी हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो किसी खोखले गोले का भाग होगा, या तो इधर से काट के निकाल दीजिए, चाहे इधर से काट के निकाल दीजिए, तो ये खोखला गोला का भाग है। जैसे यहाँ पे एक गोला दिखाई देगा, उसी का ये छोटा सा हिस्सा है, ठीक ना। इसमें भी वही चीज है, गोला का छोटा सा हिस्सा है। तो चूंकि जब ये गोला है तो गोला का एगो केंद्र होगा, तो गोले का जो केंद्र होता है इस छोटे से भाग के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण क्या होगा? किसी खोखले गोले का भाग होगा, उस खोखले गोले के केंद्र को उस छोटे से भाग का, यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और उसको C द्वारा सूचित किया जाता है। उसी तरह वक्रता त्रिज्या क्या है? तो फिर वही बात है कि ये जो गोला है इसका कुछ त्रिज्या होगा, और यही त्रिज्या इस छोटे से हिस्से के लिए क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। याद रखना है। ध्रुव क्या कहलाएगा? कि जैसे ये दर्पण हो गया, मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको ध्रुव कहते हैं। या उत्तलो दर्पण होगा, उत्तल भी दर्पण होगा, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, परिभाषा है, इसको लिख भी लेना है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या कोई भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। चलिए, मुख्य अक्ष क्या होगा? तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक ना, ये अवतल दर्पण। तो ये हमारा ध्रुव था, ये हमारा वक्रता केंद्र। तो इससे होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक ना। और देखिए मुख्य फोकस क्या होगा? तो ये हमारा दर्पण है, गोलीय दर्पण, अवतले बनाते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आती है, ध्यान से सुनिएगा, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काट रही है या काटती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतीत होगा, अवतल दर्पण है तो काट रही है। तो ये जो होगा चीज उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस लंबाई क्या है?
तो इस ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लंबाई कहते हैं। और इसमें याद क्या रखना है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। यानी कहने का मतलब है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में लेते हैं और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेते हैं। ये चीज याद रखना। अब है अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम। तो 4 नियम होता है। किरण जब किसी अवतल दर्पण पे आएगी तो उसका 4 नियम है। पहला नियम क्या है कि अगर ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस से जाएगी, पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें किससे होकर जाती है, फोकस से, या यह समानांतर किससे जा रही है, फोकस से। तो इसको पहला नियम कहा जाता है, याद रखना है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया, तो कह रहा है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर अगर दर्पण पे आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाएगी, बिना विचलित हुए लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर किरण आ रही है दर्पण पे तो उसी पथ पे लौट जाती है, बिना मुड़े ही अपने पथ पे लौट जाती है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ना आके, देखिए इस बार क्या हो रही है, फोकस से जा रही है, ये हमारा फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र। अगर कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पे जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी जो तीसरा ये नियम है वो पहला नियम का उल्टा है, पहला जो पढ़े उसका उल्टा है। हाँ, चौथा नियम क्या है कि अगर कोई किरण, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बना के आती है, थीटा कोण बना के आती है, ध्रुव पर आ रही है सीधा, तो मुख्य अक्ष से उतना ही कोण बना के ध्रुव से चली जाएगी। थीटा कोण बना के आई है तो थीटा कोण बना के लौट जाएगी। तो ये चौथा नियम है। और इन चारों नियमों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। देखिए इस बार देखिएगा, ध्यान से सुनिए, केस 1 में क्या लिया गया है, ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखा गया है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारा यहां पे ध्रुव है, यहां फोकस है, इसी के बीच में वस्तु है। तो एगो पढ़े कि समानांतर लेंगे तो फोकस से होके जाएगी, और दूसरा ले लिए कि ध्रुव पे जितना कोण बनाएगा उतने कोण से जाएगा। तो ये तो इधर जाएगा नहीं, कहेंगे फैल रहा है, तो इसको क्या करते हैं, दर्पण के पीछे ले जाते हैं। इसको क्या करेंगे, दर्पण के पीछे। तो जहां पे कट करेगा ना वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। चूंकि पीछे ले जाके मिला रहे हैं तो डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखना है। तो यही चीज है, थोड़ा यहां पे याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए आगे क्या है, अगर वस्तु को फोकस पे रखा जाए, ध्यान से देखिएगा, इस बार वस्तु फोकस पे, ये ध्रुव हो गया, ये हमारा एफ हो गया। तो पहला किरण कैसा खींचते हैं, समानांतर। तो समानांतर वाली किरण किससे होके जाती है, फोकस से। और दूसरा कहां खींचेंगे, बोलिए, तो ध्रुव पर। तो ध्रुव पे जब खींचे हैं तो जितना कोण बनाए के आएगी उतने कोण पे। तो देखिए इसको इधर भी ले जाएंगे ना तो समानांतर जाएगा, और इधर भी ले जाएंगे तो समानांतर। तो हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे जाके ये किरणें वास्तव में मिल गई है। तो जब अनंत पे जाके मिल गई है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। वास्तविक में मिल रही है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अत्यधिक आवर्धित। यानी जब अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, तभी दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग मान लेते अधिक आवर्धित है, यानी बहुत बड़ा बनेगा, याद रखना है। इस बार किरण कहां है, ध्यान से देखिएगा, इस बार किरण को रखा गया, सॉरी वस्तु को रखा गया है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो सेम प्रोसेस, समानांतर किरण खींचेंगे तो फोकस से जाएगा, और एगो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एगो ध्रुव पर लेकर आएंगे जितना कोण बना के, तो कट करेगा, सी के बाद किरण मिलेगी, सी के बाद मिल रही है, वक्रता केंद्र के बाद मिल रही है।
तो यहां और अनंत के पहले मिलेगी, तो प्रतिबिंब देखिए यहां पे गलत लिखा गया, सी से परे, हाँ सी से परे, ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और अनंत के बीच, परे लिखा गया मतलब दूर लिखा है, वक्रता केंद्र से दूर बनवे करेगा। और वास्तव में मिल रहा है, कहें कि वास्तविक किरण का कटान हुआ है, तो वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और वस्तु से बड़ा बनिए रहा है तो वस्तु से बड़ा होगा, ये चीज याद रखना है। अब क्या है, इस बार वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और ध्रुव पे आएगी तो ध्रुव से ही कट करेगी, तो ये किस पे बनेगा, सी पे बनेगा। देखिए यहां पे बनाया गया है, क्योंकि देखिए ये नाप कर नहीं बना रहे, तो हो सकता है थोड़ा आकार हमारा छोटा बड़ा बन जा रहा होगा, लेकिन इस इमेज में देखिएगा तो एकदम समान बना है, ठीक ना। तो वहीं से ही यानी सी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के समान आकार का बनेगा, तो याद रखना है। अगला का है केस नंबर 5, अगर प्रतिबिंब जो वस्तु जो है इस बार कहां रहे, अनंत और सी के बीच है, अनंत और सी के बीच, तो क्या होगा, समानांतर ले जाएंगे तो फोकस से जाएगा, और एगो फोकस से ले जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर कट करेगा, तो ये बन जाएगा सी और एफ के बीच। देखिए सी और एफ के बीच बनेगा, यहां पे देख लीजिएगा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, छोटा बड़ा बन गया है इसीलिए, ठीक ना। इसको देखिएगा बना है ना, तो सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच सही में कट कर रहा है तो वास्तविक और उल्टा। और देखिए वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तो यानी वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। और 6 यानी लास्ट, यानी जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तो अनंत पे जब वस्तु रहता है तो दिखाई नहीं देता है, अनंत पे दिखाई नहीं देगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है, तो समानांतर किरणें हमेशा किससे होके जाती है, फोकस से, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, काहे कि अनंत पे वस्तु बहुत बड़ा रहेगा तो ही उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो बहुत बड़ा था लेकिन प्रतिबिंब बन गया छोटा, ठीक है। तो ये याद रखना है, केस नंबर 6, केस नंबर 6 है, ठीक है, याद रखना है इसको। हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, शेविंग, जो लोग शेविंग करते हैं दाढ़ी बनाने में, हजामती बनाने में, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, यहां पे किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब हम कोई वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो चेहरा साफ दिखाई देगा, तो बढ़िया से बनाएगा लोग। दंत चिकित्सक दांतों को चेक करके डॉक्टर क्या करता है, देखता है कि भाई कहां खराब है कहां बढ़िया है। नाक कान गला चेक करने में भी चिकित्सक जो डॉक्टर है उपयोग करता है। प्रकाश व्यवस्था करने के लिए टॉर्च में, वाहन के रूप में हेडलाइट में, सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसको याद रखना है, टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में, सर्च लाइट में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पे फिगर है, देखिए टॉर्च है, हाई वाहन का हेडलाइट है, ये सर्च लाइट है, टॉर्च है, सर्च लाइट है, हेडलाइट है, दांत कान, दांत को चेक कर रहा है, यह आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, यहां भी आवर्धित प्रतिबिंब बना रहा है, तो देख के जान सकते हैं कि यहां यहां यूज होता है, फिगर लगा दिया गया है ताकि आसानी से आप समझ लेंगे। सौर ऊर्जा में भी इसका बहुत बड़ा पैमाने पे होता है यूज, टेलीविजन डिश एंटीना में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब बनता है, दो तरह का प्रतिबिंब बनता है, केवल दो तरह का नहीं, दो प्रतिबिंब बनता है। एक जो है वस्तु जो है ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा एफ और क्या ध्रुव के बीच बन रहा है। वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वही चीज है। आकार में वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब की प्रकृति चूंकि डॉटेड लाइन से बन रहा है तो सीधा होगा, अब सीधा है दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे बनेगा।
यही वस्तु अगर अनंत पे होगा तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे, याद रखना है। वस्तु अनंत पे रहेगी तो फोकस पे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा देख रहे हैं कि छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में भी यूज करते हैं, ताकि बहुत बड़ा क्षेत्र का, देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र का कौमे क्षेत्र में क्या कर रहा है? इमेज बना रहा है। ताजमहल है, उसके सामने आईना रख दिए तो इस ताजमहल का छोटे से भाग में प्रतिबिंब बना लिया। तो यह दिया दुकान की सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, और स्ट्रीट लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सब है साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। ये दिया हुआ है, थोड़ा सा अपना पढ़ लेना है, ठीक। ट्रैफिक को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उपयोग करता है। चिन्ह परिपाटी क्या होती है? तो चिन्ह परिपाटी होती है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ये सब की ऊंचाई की प्रकृति बताती है इसकी सहायता से। इसमें क्या करते हैं कि देखिए ये दर्पण मान लिए तो ये ध्रुव हो गया, तो हमेशा जो दूरी होगी ध्रुव से मापी जाएगी। अगर आपतित किरण के दिशा में जाते हैं, आपतित किरण के दिशा में, जिधर आपतित किरण है उधर दूरी मापेंगे तो धनात्मक, और जिधर आपतित किरण है उसके उल्टा जाएंगे तो ऋणात्मक। एक अक्ष के लंबवत ऊपर ऊंचाई धनात्मक, एक अक्ष के लंबवत नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक। तो वही चीज लिखा गया है, मूल बिंदु से मापी जाएगी। आपतित किरण बाएं से दाएं के समान दिशा में मापी गई दूरी जो सकारात्मक होती है यानी धनात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी जो होती है नकारात्मक होती है यानी ऋणात्मक होती है। नकारात्मक नहीं, ऋणात्मक देखना है। इस सकारात्मक इंग्लिश हिंदी को ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो गया है। यहां ऋणात्मक होगा, यहां धनात्मक होगा, ठीक ना। अब क्या है? ऊपर मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर धनात्मक और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर नकारात्मक। तो ये चीज याद रखना है। हाँ, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है यहां पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक ना। इसको सिद्ध कर दिया जाता है, तो सिद्ध किया हुआ है यहां पे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र को एक जगह सिद्ध करेंगे। यहां आपको याद करने के लिए हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, तो यहां पे आपको याद रखना है केवल क्या कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v अब प्लस 1/u होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये सिद्ध किए हैं, इसको देख के समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, घबराइए मत। चलिए अब है हम लोग आवर्धन। आवर्धन जानते हैं। आवर्धन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना बटा में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को h1। तो इसका जो अनुपात आएगा उसको आवर्धन कहते हैं और इसको छोटा m द्वारा सूचित करते हैं। तो इसलिए छोटा m बराबर हो जाएगा h2 बटा में h1, ठीक है। उसी तरह अगर आवर्धन को दूसरे बटा में कहेंगे तो प्रतिबिंब दूरी, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, बिंब दूरी का ऋणात्मक अनुपात यानी इसका जो अनुपात आएगा उसमें क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो वो जो होगा आवर्धन हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है m बराबर माइनस भी बटा में u होता है, m बराबर माइनस भी बटा में u, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए आवर्धन क्या सूचित करता है थोड़ा सा याद रखिएगा। आवर्धन जो होता है उसका कई तरह से मान होता है। पहले दो को समझेंगे। आवर्धन दो प्रकार का होता है, यानी आवर्धन नहीं, आवर्धन का वैल्यू दो प्रकार का, प्लस में एक, माइनस में। अगर प्लस में आवर्धन है तो काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर माइनस में आवर्धन है तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है तीनों दर्पण में बनता है।
समतल दर्पण में जो होगा उसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यहां जो m का मान होता है +1 के बराबर होता है समतल दर्पण में। अगर उत्तल दर्पण में आवर्धन कहें, उत्तल दर्पण में तो आवर्धन जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, लेकिन अवतल दर्पण में आवर्धन जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा, याद रखेंगे। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पण में बनता है, समतल में, उत्तल में, अवतल में। तो अगर समतल दर्पण होगा तो m का जो मान होगा +1 होगा, उत्तल दर्पण होगा तो 1 से छोटा होगा, अवतल दर्पण होगा तो भाई 1 से बड़ा होगा। वास्तविक जो है प्रतिबिंब केवल बनता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, यानी m का मान माइनस में आएगा अवतल दर्पण में, ठीक ना। m का मान माइनस में आएगा किस में, अवतल दर्पण में। कोई दिक्कत? यानी इसमें भी 3 तरह का हो सकता है -1 से बड़ा हो जाए, हो सकता है -1 के बराबर हो जाए, -1 के बराबर हो जाए, या हो सकता है -1 से बड़ा भी हो जाएगा, -1 से छोटा भी हो जाएगा, और -1 के बराबर भी हो जाएगा। ये 3 तरह का भी इसमें भी हो सकता है। तो आज का ये जो वीडियो रहा 1 शॉट यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि अगर आपने पूरी तरह ईमानदारी से देखा होगा तो ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।